हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, तो 2 बज चुके हैं। 2 बजे थ्योरी क्लास होती है, क्लियर है। 2 क्लासेस शानदार चल रही हैं। 2 बजे थ्योरी क्लास और 6 बजे मैराथन क्लास। मिस मत कर देना माय डियर, ठीक है। दोनों क्लास को भरपूर समर्थन देना है, भरपूर सहयोग देना है, खूब देखना है, सीखना है, वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर करना। मैं प्रॉमिस मैंने हमेशा किया है और फिर से बोलता हूं, अगर थ्योरी क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आपने अच्छा वीडियो शेयर किया, अगर ईमानदारी से आप लोग 2 दिन वीडियो शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे वीडियो देखते हैं, उस ही दिन 4.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और जिस दिन 4.5 लाख सब्सक्राइबर हुए उसी दिन थ्योरी की एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो थ्योरी की हमारी 2 क्लासेस हो जाएंगी। अब आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं थ्योरी करना, वीडियो शेयर कर दीजिए। कुछ नहीं, ना आपका कुछ पैसा लगना, ना रुपया लगना, ना कुछ लगना, कुछ नहीं करना। जितने बच्चे क्लास देख रहे हो ईमानदारी से फेसबुक में सारे बच्चे वीडियो शेयर कर दो, टेलीग्राम में वीडियो शेयर कर दो, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। दैट्स ऑल। 4.5 लाख हुआ। दूसरे दिन से थ्योरी की एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी 2 क्लासेस हैं। दोपहर को 2 बजे थ्योरी क्लास और शाम को 6 बजे मैराथन क्लास, जीके की शानदार क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी ज्योग्राफी के 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लगातार पढ़ना पड़ा हमको। बाकी इस थ्योरी वाली क्लास में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा था कि ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, ये 2-3 टॉपिक लगातार साथ में मुझे कराना था, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों की डिमांड थी, सर मानसून करा दीजिए, मानसून बता दीजिए कि मानसून कैसा आता है। वैसे तो मानसून बहुत टिपिकल टॉपिक है, लेकिन मैं इसे बताने की कोशिश करूंगा इजी तरीके से कि मानसून के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। देखिए, ये हमने बनाया ग्लोब, बिल्कुल सिंपल सा हमने ग्लोब बनाया। पिछले 2-3 दिन से लगातार ज्योग्राफी क्लास चल रही है 2 बजे, तो आपको मालूम है ग्लोब ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए, यहां पर ग्लोब में एक ये लाइन मैंने बनाई थी जिसको हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा था, जिसको हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। इस 0 डिग्री लाइन के ढेर सारे नाम हैं। पहला 0 डिग्री लाइन, दूसरा 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, तीसरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, चौथा 0 डिग्री ग्रेट सर्कल, 5वां विषुवत रेखा, 6वां भूमध्य रेखा, 7वां इक्वेटर। ढेर सारे नाम हैं। उसके बाद में एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके 3 नाम हैं। पहला नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दूसरा नाम है कर्क रेखा और तीसरा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बता दिया है, आसान है। एक लाइन ये है भाई साहब, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इसके भी 3 नाम हैं। पहला नाम है 23.5 डिग्री साउथ, दूसरा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और तीसरा बोलते हैं मकर रेखा। अगर आपको मानसून पढ़ना है तो ये 3 लाइंस आपको मालूम होना चाहिए। डन है, ठीक है। देखिए, आपको मालूम है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्लियर है, सिंपल है। जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सिंपल है, ठीक है। जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लीजिए अगर ये मान लो पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर कितना झुकी है भाई साहब, कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। ये एंगल कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी। इसको बोलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। और दूसरा तरीका है कि पृथ्वी अपने एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री। कैसे भाई? ये और ये टोटल 90 डिग्री है। 90 में से अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है तो बचा क्या आपका? 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अगर जो दोनों को आप जोड़ेंगे, डन, दोनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल 90 डिग्री आता है। तो इसको बोलने के 2 तरीके हैं। पहला, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है, ये एंगल कितना है? 23.5 डिग्री। और दूसरा तरीका बोलने का है कि पृथ्वी अपने एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा कितना आता है? ये 90 डिग्री आता है। सिंपल है। चलिए, पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है तो होता क्या है, जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक बार
एक बार पृथ्वी का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ऊपर वाला, ये सूरज के सामने आता है। थोड़ी और आगे जब घूम के जाती है तो ये वाला एरिया सूरज के सामने आता है, बीच वाला। थोड़ी और आगे जाती है तो फिर नीचे वाला एरिया सूरज के सामने आता है, फिर बीच वाला, फिर ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर ऊपर वाला, ये चलते रहता है। डन है। फिर से पृथ्वी जो है वो अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी है। इस कारण से जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक बार पहले ये वाला एरिया सूरज के सामने आता है। थोड़ी जब और आगे पृथ्वी जाती है घूमते हुए तो फिर ये वाला एरिया आता है। थोड़ी और आगे जाती है तो फिर ये वाला एरिया आता है। फिर थोड़ी और आगे जाते हैं तो ये वाला, ये जो है ये एरिया, ये चलता रहता है। डन। अगर बाई चांस ऐसा होता कि पृथ्वी झुकी ना होती, बिल्कुल सीधी होती, तो पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया ही सूरज के सामने आता, सिर्फ ये वाला। लेकिन है क्या कि पृथ्वी झुकी है तो एक बार ये वाला एरिया आता है, फिर ये वाला एरिया आता है, फिर ये वाला एरिया आता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। डन। ठीक है। लेकिन इसको समझाने के लिए जो किताबें हैं या टीचर्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि सूरज ऊपर नीचे होता है। सूरज ऊपर नीचे नहीं होता। पृथ्वी जो है ये झुकी है तो लहराती है। जब लहराती है तो एक बार ये वाला एरिया आता है सामने, फिर ये वाला, 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 ऐसा चलता है। ठीक है। लेकिन सहूलियत के लिए क्या बोलते हैं टीचर कि सूरज ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, भाई सूरज ऊपर नीचे नहीं होता, पृथ्वी लहरा रही है, इस कारण से घूमते हुए लहराती है। तो एक बार ऊपर वाला एरिया सामने आता है, फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला, फिर बीच वाला, फिर ऊपर वाला, फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला। डन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब मैं सहूलियत के लिए जैसे बाकी टीचर्स बोलते हैं वैसे मैं भी बोल देता हूं कि जो सूरज है वो इतने और इतने के बीच में ट्रेवल करता है। मतलब जो सन है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ट्रेवल करता है। कैसे करता है अभी बताऊंगा। जो सूरज है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रेवल करता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रेवल करता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ट्रेवल करता है। सिंपल है, आसान है। ठीक है। देखो अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसे ट्रेवल करता है। ये मान लीजिए अपनी कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन और ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ। डन। फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि 21 जून का दिन है। 21 जून के दिन जो सूरज होता है कहां पर होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कहां पर होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून आप एग्जांपल मान लीजिए, 21 जून को जो सूरज होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसी कारण से आप देखोगे कि हिंदुस्तान में बहुत गर्मी होती है 21 जून के आसपास। पूरा जून ही गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडिया है वो कर्क रेखा इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। इस कारण से जून में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। चलिए मानते हैं कि मान लीजिए 21 जून को सूरज जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत है, तो 22 जून को क्या होगा, ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। 22 जून के बाद सूरज फिर नीचे आना चालू करेगा, आता जाएगा और 21, 22, 23 सितंबर में सूरज पहुंच जाएगा कहां पर, आपका 0 डिग्री लाइन पे, मतलब भूमध्य रेखा पर। उसके बाद फिर सितंबर के बाद क्या होगा, फिर नीचे आएगा और 22 दिसंबर को सूरज पहुंच जाएगा मकर रेखा पर। फिर 23 दिसंबर को क्या नीचे आएगा सूरज? नहीं, सूरज फिर ऊपर चढ़ना चालू करेगा और 22-23 मार्च को सूरज फिर पहुंच जाएगा कहां पर, आपका कहां पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। उसके बाद फिर सूरज चढ़ना चालू चलेगा और फिर वापस 21 जून को कहां जाएगा सूरज, कर्क रेखा पर। मतलब अगर हम 21 जून से लेकर 21 जून, एक साल की पूरी बात करें तो सूरज सिर्फ और सिर्फ इतने के बीच में ही ट्रेवल करेगा। सूरज कर्क रेखा के नॉर्थ में कभी परपेंडिकुलर नहीं होता है। सूरज मकर रेखा के नॉर्थ में कभी परपेंडिकुलर नहीं होता, कभी लंबवत नहीं होता है। सूरज सिर्फ और सिर्फ इतने के बीच में ट्रेवल करता है। पहले तो ये जान लो। डन है। ठीक है। मैंने 21 जून का एग्जाम्पल लिया था, आप चाहो तो 22 दिसंबर को ले लो। 22 दिसंबर को मान लो यहाँ पर था, दिसंबर के बाद फिर बढ़ते गया, सितंबर में यहाँ पहुँचा,
फिर ऊपर गया, ऊपर ऊपर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में यहाँ पहुँचा, जाते 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 जून में यहाँ पहुँचा, फिर जून में नीचे आना चालू करेगा, सितंबर में यहाँ पहुँचेगा, फिर वापस दिसंबर में यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कितना भी हो जाए, सूरज पूरे एक साल में सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करता है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ना तो कभी नॉर्थ जाएगा ना कभी साउथ जाएगा। सिंपल सा और आसान सा फंडा है। डन है? इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मैं फिर से बोल, अगर मानसून ना भी हो पाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे, मानसून भले चाहे कल करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? डन, ठीक है। एक चीज़ और देखो, अगर ये मान लो ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपका 0 डिग्री और ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ। इंडिया है यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे है। कर्क रेखा बिल्कुल इंडिया के बीच से गुजरती है। डन, ठीक है। अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर में सूरज यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 22 दिसंबर की बात करते हो तो 22 दिसंबर को सूरज कहाँ पर होता है? मकर रेखा पर होता है। मतलब सूरज का डिस्टेंस हमसे कितना होता है? दूर होता है। जब सूरज का डिस्टेंस हमसे दूर होता है तो इसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ से बहुत डिस्टेंस है, सूरज कहाँ पे होता है? अगर आपको 22 दिसंबर एग्जैक्ट करना तो आप एक काम करो, जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और कर्क रेखा इंडिया को, तो इन दोनों के बीच में ही सूरज ट्रेवल करेगा। मतलब 22 दिसंबर में जो सूरज होता है, सन होता है, वो मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, ऑस्ट्रेलिया की जो बिल्कुल बीच से गुजरती है। अगर सूरज यहाँ पर है तो पहला रीजन तो हो जाएगा भाई कहाँ पर, कि इंडिया में ठंडी ज़्यादा होगी क्योंकि सूरज दूर है। तो एक तो हो जाएगा इंडिया में कोल्ड बहुत ज़्यादा होगा, एक, ठीक है, एक ये हो गया, इंडिया में कोल्ड बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा, सूरज की डिस्टेंस हमसे ज़्यादा है, इस कारण से इस टाइम पीरियड में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। आप ठंड के टाइम पे देखिएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं। भाई सूरज दूर है ना, तो हमारे यहाँ जो दिन उगता है वो करीब 7 बजे के आसपास उगता है और जाके 5 साढ़े 5 तक अंधेरा हो जाता है। कुल मिला के लगभग 11 साढ़े 11 घंटे के आसपास का दिन होता है। 11 घंटे मान लो, कई बार तो ऐसा होता है कि 10 घंटे का भी दिन होता है। ये रीजन है किसका? सूरज के मकर रेखा पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होने का। उसके बाद में 21 जून की अगर बात करते हो, 21 जून की अगर बात करते हो तो सूरज कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर। और आपको मालूम है कर्क रेखा इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि सूरज हमारे बिल्कुल नज़दीक है भाई, ऊपर ही है। जहाँ से मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ जबलपुर से, जस्ट मेरे ऊपर से गुजरता है सूरज, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका एक रिजल्ट ये हो जाएगा भाई सूरज हमारे नज़दीक है, मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ये लो गर्मी, ये देखो गर्मी भयंकर। जून चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज कौन सी तारीख है भाई साहब? 7 जून है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और दूसरा सूरज हमारे ऊपर है, इस कारण से जल्दी दिन हो जाएगा और लेट तक रहेगा। इस टाइम पे आप देखते होंगे 5, जब मैं जागता हूँ, कई बार उस रूम में सोता हूँ, उस वाले रूम में, तो मैं देखता हूँ 5 बजे के आसपास दिन उगाता है और शाम को लगभग 7, साढ़े 6, पौने 7 तक दिन रहता है। 6:30, पौने 7 बजे तक आप दिखाई देते हैं चीज़ें, आपको उजाला रहता है। तो ओवरऑल काउंट करोगे तो देख लो भाई साहब कितने घंटे का हो गया, लगभग 13 घंटे के आसपास इस टाइम पर दिन हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद में आप देखना मार्च और सितंबर में सूरज कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, इक्वेटर पे होता है। इस टाइम पे आप देखना मार्च और सितंबर में सूरज की डिस्टेंस हमसे नज़दीक होती है, ना तो बहुत दूर होता ना बहुत पास होता। मार्च सितंबर में ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, क्योंकि ना ठंडी पड़ती ना गर्मी पड़ती है, ठीक ठाक टेम्परेचर होता है। हालांकि अब क्लाइमेट के कारण से थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने लगी है, लेकिन फिर भी जो बात जून में होती है गर्मी की, वो मार्च में नहीं होती। मार्च में फिर भी आप सोते टाइम पे चादर ओढ़ते होंगे। मार्च ऐसा महीना है कि समझ में नहीं आता कि भाई मैं कूलर चालू करूं कि नहीं करूं। हालांकि गर्मी होने लगी आजकल, फिर भी मार्च में उतनी लेवल की गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूरज काफ़ी हद तक हमसे डिस्टेंस में रहता है, एक ना हमसे नज़दीक रहता कि भाई साहब गर्मी ज़्यादा होगी और ना इतना दूर है कि ठंडी होगी। तो मार्च और सितंबर में आप देखिएगा
अगर मार्च की बात करूं तो मार्च में सूरज यहाँ पर है, इसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चालू करेगा। तो मार्च से हमारे यहाँ गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट होती है और आते 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 जून तक तो भयंकर गर्मी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की डिस्टेंस हमारे पास आएगा, अप्रैल में और पास आ जाएगा, मई में और पास आ जाएगा, जितना जितना नज़दीक आएगा सूरज की गर्मी उतनी ज़्यादा हमको फील होगी, क्योंकि इंडिया के उतना नज़दीक आता है। तो मार्च में सूरज क्या करता है, ऊपर चढ़ना चालू करता है, मतलब हमारे नज़दीक आना स्टार्ट करता है, मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एंट्री मार्च से होती है। सितंबर में क्या होता है, सितंबर में सूरज यहाँ पर होता है और वो नीचे जाना शुरू कर देता है, क्योंकि दिसंबर में उसको कहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर। तो सितंबर में नीचे जाएगा, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, मतलब सूरज की डिस्टेंस हमसे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इस कारण से सितंबर में हल्की हल्की ठंड आती है, अक्टूबर में और, नवंबर में और, दिसंबर में और। ठीक है, क्लियर है, इतना सब में आ गया। गर्मी ठंडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उम्मीद है सब में आ गया होगा। अगर इतना सब में आ गया है तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। क्लियर है, ठीक है, ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। कुछ बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट काम था, इस कारण से आज मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर दी है। हालांकि इसी क्लास में मानसून बताने वाला था, लेकिन सॉरी टू से मानसून नहीं बता पाया। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास में लंबा खींच नहीं पाते आप, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछता है। एक और दो चीज़ बता दूं, ध्यान से सुनना। जब सूरज कहाँ पर होता है, अच्छा तीन चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक होता है करक संक्रांति, करक संक्रांति, एक होता है मकर संक्रांति और एक होता है इक्विनॉक्स। ये तीन चीजें सीख लो भाई साहब, क्या है तीनों चीजें, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से। कर्क संक्रांति क्या होता है, कर्क संक्रांति कुछ नहीं होता। जब सूरज कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, जब सूरज कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ पर परपेंडिकुलर होता है, इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। दूसरा आता है मकर संक्रांति। ये जो 14 नवंबर वाली मकर संक्रांति और ये मकर संक्रांति अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मकर संक्रांति क्या है, जब सूरज मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होता है उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तीसरा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब होता है जब सूरज विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, उसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। डन है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि अगर कर्क संक्रांति है तो हिंदुस्तान पर क्या होगा, अगर कर्क संक्रांति है तो हिंदुस्तान में खूब गर्मी होगी और दूसरा हिंदुस्तान में दिन बड़े होंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछे कर्क संक्रांति को इंडिया से जोड़े, मान लो कर्क संक्रांति बोले कि अगर कर्क संक्रांति है और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, भैया सूरज तो यहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में वही होगा जो हमारे यहाँ दिसंबर में होता है। क्या होगा, खूब ठंडी होगी, दिन छोटे होंगे। नेक्स्ट, अगर पूछे मकर संक्रांति में इंडिया में क्या होगा, मतलब दिसंबर की बात है, ठंड ज़्यादा होगी और दिन छोटे होंगे। अगर पूछे मकर संक्रांति में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाती है मकर रेखा, तो आप बोलोगे मकर संक्रांति में ऑस्ट्रेलिया में ठंड ज़्यादा होगी और दिन छोटे होंगे। नेक्स्ट पूछे इक्विनॉक्स में क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जो सूरज है वो विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर है, मतलब कहाँ पर है, विषुवत रेखा पे है। इसमें दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। आप देखिएगा मार्च और सितंबर में लगभग दिन और रात बराबर होते हैं, लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। आप कभी दीजिए 12-12 घंटे के आसपास का निकलेगा। दिन में सूरज लगभग 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास निकलता है और लगभग शाम को 6 बजे ढल जाता है। मैं मार्च और सितंबर की बात कर रहा हूँ, 10-15 दिन काउंट कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये 3 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको सीधे घूर्णन बताऊँगा, परिक्रमण बताऊँगा, है ना, रोटेशन, रिवोल्यूशन बताऊँगा, और देन उसके बाद में सीधे ये सारी क्लास अगर आपने देख ली है तो आपको सीधे मानसून बता दूंगा। बात खत्म, बाय बाय, टेक केयर। फिर से बोलता हूँ, वीडियो लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है। 4.5 लाख सब्सक्राइबर करने की जिम्मेवारी आपकी, एक नई थ्योरी क्लास देने की जिम्मेवारी मेरी। वादा है आपसे, क्लास बंद नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर।